वेलकम गाइस अगेन। तो चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दूसरा लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और उसके टाइप्स पे हम गए थे। और हमने एम्फिगोनी का जो पोर्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्लियर किया था। आज हम जो दूसरा पोर्शन, जो दूसरी टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, पार्थेनोजेनेस, उस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हैं, दैट इज एम्फिगोनी। एम्फिगोनी पहला टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो रिगार्डिंग एम्फिगोनी, जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने एम्फिगोनी पे डिस्कशन की थी। एम्फिगोनी का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो दूसरा जो है, दूसरा टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। इट इज द सेकंड टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर कोई व्यूअर ये लेक्चर देख रहा है और उसने स्किप किया है फर्स्ट लेक्चर, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेहतर रहेगा कि पहले पहला लेक्चर इसका देखा जाए जिसमें हमने एम्फिगोनी डिस्कस की हुई है, और उसके बाद इस लेक्चर को अटेम्प्ट किया जाए ताकि जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों की होती है, एक एम्फिगोनी और दूसरा पार्थेनोजेनेसिस। तो एम्फिगोनी जो है, एम्फिगोनी को हमने पिछले लेक्चर में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो हम आज के लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्थेनोजेनेसिस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस जो है, ये एक टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम कहते हैं इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक मॉडिफाइड फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ मॉडिफिकेशन हुई है और उसी को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो होता क्या है पार्थेनोजेनेसिस में, बेसिकली क्या होगा? सो इट्स अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which an offspring develops from an unfertilized ovum. तो ये है definition of parthenogenesis. Now, how we define parthenogenesis? Simply we say it's a modified form of sexual reproduction in which an offspring develops from an egg, from an unfertilized egg. तो इसमें जो है, अगर हम यूजुअल पैटर्न देखेंगे, यूजुअल पैटर्न ये होता है कि ये स्पर्म है, दिस इज स्पर्म फॉर एग्जांपल, ये एक स्पर्म है और ये एक ओम है, जैसा कि आपने एम्फिगोनी में पढ़ा। तो ये स्पर्म इस ओम को फर्टिलाइज करता है, तब जाके एक डिप्लॉयड सेल बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें एग और ओम का फ्यूजन हुआ, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वी कॉल इट एज फर्टिलाइजेशन। मगर जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो ओम है इसकी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और ये ओम जो है, ये ओम सीधे डेवलप होगा इनटू द ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में एक ओम डेवलप हो जाएगा इनटू द ऑफस्प्रिंग विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आया तो फिर एक बार मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। ये एक ओम है, दिस एन ओम,
एंड दिस ओम इज अनफर्टिलाइज्ड, इस ओम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। तो अगर ऐसा होता है कि ओम बिना फर्टिलाइजेशन के एक ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाएगा, इसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्ड, यहां पे कोई किसी किस्म की फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं हुई। तो अगर ऐसे डेवलपमेंट हो जाती है, अगर ऐसे रिप्रोडक्शन हो जाती है, तो यकीनन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, मगर ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में एक ओवम डेवलप होगा इनटू द ऑफस्प्रिंग विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज how we define the parthenogenesis। तो parthenogenesis को हम define करेंगे that parthenogenesis is a modified form of sexual reproduction। ये एक modified form है sexual reproduction की, in which जिसमें an offspring develops from an unfertilized ovum। एक offspring जो है वो develop हो जाता है from an unfertilized ovum। तो इसमें जो fertilization का procedure है वो skip हो जाता है in parthenogenesis। That is why sometimes we also call the parthenogenesis as the virgin birth। हम पार्थेनोजेनेसिस को कभी कभार वर्जिन बर्थ भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। सो नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन पार्थेनोजेनेसिस। सो अगेन वी विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज सिंपली अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच एन ऑफस्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो यूजुअली क्या होता है, स्पर्म ओम को फर्टिलाइज करता है और फिर जाइगोट बनता है, उसी जाइगोट से ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसेस है ये पार्थेनोजेनेसिस में नहीं होगा। पार्थेनोजेनेसिस में जो ओम है वो डेवलप हो जाएगा सीधे इनटू ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बाईपास करके, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो उस तरीके को हम कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच वी कॉल एज द पार्थेनोजेनेसिस। अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स की पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली कहाँ कहाँ पे होती है। तो कुछ एनिमल्स जहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगी, मैं वो रिपीट कर लेता हूं कि कहाँ कहाँ पे किन किन एनिमल्स में यूजुअली पार्थेनोजेनेसिस होगी, तो आप ये नोट कीजिए। कुछ रोटिफर्स हैं, रोटिफेरा इनवर्टिब्रेट्स का एक ग्रुप है रोटिफेरा, इनमें हो जाती है। कुछ एफिडस हैं, इनमें हो जाती है, और कुछ बीज हैं, इनमें भी हो जाती है, और कभी कभार कुछ क्रस्टेशियंस हैं, इनमें भी हो जाती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स this parthenogenesis occurs, that it occurs in some invertebrates like the rotifera, Aphidus, bees, and crustaceans. It can sometimes also occur in some vertebrates. So these were the examples of the parthenogenesis. Now we will move on towards the types of the parthenogenesis. जब हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे तो हम इसके टाइप्स की जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, अब हम इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स तो ब्रॉड जो है, ब्रॉडर कैटेगरी में इसके दो टाइप्स होते हैं। एक है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरी है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। लेकिन हम पहले नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ये एक कुदरती अमल है, एक कुदरती मैकेनिज्म है पार्थेनोजेनेसिस का। तो इसमें पार्थेनोजेनेसिस जो है इट ऑकर्स नेचुरली, इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, नेचुरल मैकेनिज्म। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है पार्थेनोजेनेसिस का। तो इसमें नेचुरल मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। सो इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस।
नाउ टू अंडरस्टैंड द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इन डिटेल हमें इसके टाइप्स पे जाना होगा। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के दो टाइप्स हैं। वन इज द दिस कंप्लीट और obligatory पार्थेनोजेनेसिस। तो फर्स्ट टाइप जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का है, दैट इज द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस और द obligatory पार्थेनोजेनेसिस। अब कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा? अब कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में ओनली फीमेल्स occur in such populations। तो ऐसी populations जो होंगी जिन populations में obligatory parthenogenesis होगी या जिन populations में complete parthenogenesis होगी, उनमें क्या होगा? उनमें सिर्फ फीमेल्स होंगे, इनमें कोई मेल्स नहीं होंगे। तो ऐसे populations सिर्फ बनी हुई होती हैं only of that of the females, there are no males, so only females occur in population, no males are found, no males are found। तो मेल्स इनमें बिल्कुल पाए नहीं जाते हैं, ये पॉपुलेशन सिर्फ बनी हुई होती है फीमेल्स की। जैसा कि एक एग्जांपल हम लेंगे, एक लिजर्ड है जिसको हम कहते हैं कॉकेशियन रॉक लिजर्ड। ये एक लिजर्ड है, इसको हम कहते हैं कॉकेशियन रॉक लिजर्ड। अगर कॉकेशियन रॉक लिजर्ड का जोलॉजिकल नेम हम देखेंगे तो इसका जोलॉजिकल नेम है लेसेरिटा एरमेनिका, लेसेरिटा सेक्सिकोला एरमेनिका। So this is the zoological name of the Caucasian rock lizard। ये एक एग्जाम्पल है obligatory parthenogenesis की। Next example is that of the an Indian snake। एक Indian snake है, very short in size, only about 15 centimeters in length, which is known as Typhlina brahmania। तो ये Typhlina brahmania जो है, it's an Indian snake only of length of about 15 centimeter। So these are two important examples of the obligatory parthenogenesis। One is Caucasian rock lizard known as Lacerta saxicola ermanica, another is Indian snake known as Typhlina brahmania। तो इनमें क्या होता है, इन लिजर्ड्स की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ फीमेल्स की बनी हुई होती है, और सिमिलरली इन स्नैक्स की पॉपुलेशन भी सिर्फ फीमेल्स पे मुनसर होती है। देयर आर नो मेल्स आर फाउंड। तो कोई मेल्स इनमें नहीं होंगे, नो मेल्स आर फाउंड। तो अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? दे रिप्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस। हाउ? फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल लीजिए, चाहे इस स्नैक की एग्जांपल लीजिए, चाहे इस लिजर्ड की एग्जांपल लीजिए। जब इनमें रिप्रोडक्शन होगी तो दे ले एग्स, ये एग्स ले करेंगे, ये एग्स ले करेंगे, ओवम ले करेंगे या ओवा ले करेंगे। उसके बाद क्या होगा? दीज ओवा डेवलप इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स, दीज ओवा डेवलप इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स आर नेचुरली फीमेल्स। तो ये जो पेरेंट था, जिस पेरेंट से ओम जनरेट हुआ, ये भी फीमेल था। अब इसने ओम रिलीज किया, और ओम जो है, इन ओम नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्ड, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। देयर इज नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन एज इट डेवलप्स बाय पार्थेनोजेनेसिस। कोई जरूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि इसमें पार्थेनोजेनेसिस होगी। तो ये पेरेंट भी फीमेल है, ऑफस्प्रिंग भी फीमेल है, तो मेल की जरूरत ही नहीं है ऐसे पॉपुलेशंस में, because the males are only needed for producing the male gametes to which are needed in the fertilization। तो मेल्स की जरूरत सिर्फ वहां पे होती है जहां पे हमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही जो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है उसकी बुनियाद ही है ऑन पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम दूसरा एक मैकेनिज्म देखेंगे जो हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। उसमें क्या होता है? उसमें एक साइड से
पॉपुलेशन में एक साइड से पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, दूसरी साइड से फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो उस तरीके को हम कहेंगे वी कॉल दैट पैटर्न एज द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो वहां पे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो इस तरीके की जो पार्थेनोजेनेसिस होती है, इस पार्थेनोजेनेसिस में सिर्फ जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है वो सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस है, नो फर्टिलाइजेशन, नो वायर ऑकर्स, सो दिस इज नोन एज कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर हम फिर एक बार ये देखेंगे, इन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस only females are found in the populations and there is no need of there is no need of males. And what happens, the whole mechanism of the this reproduction is dependent upon the parthenogenesis, and no fertilization, no wire occurs in it, so it eliminates the need of males। कोई जरूरत नहीं है इसमें मेल्स की। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है वो पूरी तरीके से मुनहसर है सिर्फ फर्टिलाइजेशन पे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ द नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब दूसरा जो मैकेनिज्म है दैट इज द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, जिसको हम इनकम्प्लीट या साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहते हैं। तो दूसरे मैकेनिज्म में नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का जो दूसरा टाइप है दैट इज द इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। तो दूसरा जो मैकेनिज्म है यहाँ पे दैट्स इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। अब इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में हम एग्जांपल लेंगे, कुछ एफिड्स की एग्जांपल है यहाँ पे या बीज की एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आप हॉनी बी की एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम ये क्लियर करेंगे। हॉनी बी की एग्जांपल हम लेते हैं। हॉनी बी का जूलॉजिकल नेम है एपिस। अब एपिस में क्या होगा, व्हाट हैपन्स इन हॉनी बी? अगर हम हॉनी बी के मेल्स को देखेंगे, मेल्स को हॉनी बीज में ड्रून्स कहा जाता है, ड्रून्स, एंड दे आर हैप्लॉइड। इनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है, इनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। इनमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। अगर हम इसके बाद इनके फीमेल्स को देखेंगे, फीमेल्स और फीमेल हॉनी बीज, ये जो है there are two types, that is queen and worker bees। ये क्वीन होती है और वर्कर बीज होती है। क्वीन का सिर्फ काम होता है एग लेइंग, और वर्कर बीज जो है ये नेक्टर पोलन को जमा कर लेती हैं। तो ये होती हैं डिप्लॉयड, ये फीमेल्स डिप्लॉयड 2n। तो यहां पे हैप्लॉयड नंबर है 36, तो डिप्लॉयड नंबर क्या बनेगा 32। So the males are haploid, they are known as drones, the females are diploid, they have 32 chromosomes। Now what happens, तो यहाँ पे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी यहाँ पे मियोसिस होगी। तो मियोसिस में क्या है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे 4 ओवा बनने जा रहे हैं, हमने सिर्फ 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, तो ये होंगे हैप्लॉइड, दे वुड बी हैप्लॉइड गैमीट्स, हैप्लॉइड गैमीट्स। अब जो यहां पे ओवा बन गए ये हैप्लॉइड हैं। तो जब ये हैप्लॉइड बन गए, हैप्लॉइड ये बन गए, लेकिन ये डिप्लॉइड सेल से बन गए। डिप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम नंबर 32 था, इन हैप्लॉइड सेल्स में 16 है। तो लाजमी तौर पर यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हो गया है, जिसको हम कहते हैं मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू हाफ ऑफ दैट फाउंड इन द पेरेंट। तो 32 यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे हमारा एक यहाँ पे मसला खड़ा हो गया, वो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे मेल्स में, अगर हम मान लें यहाँ पे होगी मियोसिस, तो ये क्रोमोसोम नंबर होगा रिड्यूस अप टू द हाफ, दैट इज टू द 8। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर होगा 8 और ओवम में होगा 16। दैट इज नॉट द केस, वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म और ओवम में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होना चाहिए। तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी जो स्पर्म बनेंगे उनमें 16 क्रोमोसोम नंबर होगा, और यहाँ पे भी जो स्पर्म बनेगा उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो 16 होगा।
तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, क्या यहाँ पे मियासिस का अमल फिर हुआ? अगर मियासिस हो जाती तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता। इसका मतलब है यहाँ पे 16 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे फिर 8 बन जाते। जहां जैसे यहाँ पे 32 है, मियास हो गई, यहाँ पे इसका हाफ बन गया, 16 बन गए। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 16 है, तो यहाँ पे हमें कोई स्कोप नहीं है कि यहाँ पे मियासिस हो सकती है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे हो गया एक मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं माइटोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है एज दैट ऑफ द पेरेंट। जैसे यहाँ पे 16 क्रोमोसोम नंबर है, यहाँ पे भी 16 क्रोमोसोम नंबर है। अब ये स्पर्मेटोजोआ है और ये ओवा है। अगर अब यहाँ पे हम देख लेंगे, ये स्पर्मेटोजोआ इस ओम को फर्टिलाइज करेगा। इस स्पर्मेटोजोआ ने इस ओम को फर्टिलाइज किया, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इस वाले पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन भी हो जाती है। 16 और 16 ये हो गए 32। अब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि 32 डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है, ये मेल्स में नहीं होता है। मेल्स में ओनली 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये किस में होगा? 32 क्रोमोसोम नंबर इज डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर। तो ये जो है ये ऑफस्प्रिंग फीमेल्स बनेंगे। फिर वो अलग मसला है कि क्वीन कौन बनेगा और वर्कर भी कौन बनेगा। तो दैट सो वी से दैट फर्टिलाइजेशन हैज ऑकर्ड एंड इट हैज रेस्टोर्ड द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉयड जो भी इंडिविजुअल्स होंगे हनी बीज में, ये फीमेल्स ही होंगे। अब यहाँ पे इस ओम की हम बात करेंगे, इस ओम की फर्टिलाइजेशन हो गई। अब यहाँ पे ये ओम रह गया अनफर्टिलाइज्ड, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इसमें क्या होगा? इट विल डेवलप बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसमें होगी पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। अब इसमें पार्थेनोजेनेसिस होगी। हमें पता ही है कि पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये अनफर्टिलाइज्ड ओम अब डेवलप होगा इनटू द ऑफस्प्रिंग। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो क्रोमोसोम नंबर ही 16 रहेगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तब जाके स्पर्म के 16 क्रोमोसोम्स इसके साथ मिल जाते, ये बन जाते 32 जैसे यहाँ पे हुआ। क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रह गया 16। अब हमने पता है कि ये 16 क्रोमोसोम नंबर इनमें हैप्लॉइड है हनी बीज में। तो हैप्लॉइड हनी बीज कहलाते हैं मेल्स और ड्रोन्स। तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि यहाँ पे जो मेल्स हैं वो बन गए बाय द मैकेनिज्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस और जो फीमेल्स हैं वो बन गए बाय द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम कहेंगे कि ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे साइड बाय साइड एक ही पॉपुलेशन में एक साइड पे पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, दूसरी साइड से फर्टिलाइजेशन हो रही है, इस तरीके के पार्थेनोजेनेसिस को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और इस पार्थेनोजेनेसिस में दोनों सेक्सों की जरूरत है, दैट इज मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। जैसा कि हमने इससे पहले देखा था इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस, वहां पे सिर्फ फीमेल्स पाए जाते हैं, मेल्स नहीं पाए जाते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ मेल्स बिकॉज नो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। मगर यहाँ पे इन कंट्रास्ट क्या होता है, यहाँ पे एक साइड से फर्टिलाइजेशन भी होती है तो दूसरी साइड से पार्थेनोजेनेसिस भी होती है। तो इस तरीके के इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। हम यहाँ पे नहीं कहते हैं कि इस पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन होती है, पार्थेनोजेनेसिस में बिल्कुल ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। हम कहेंगे इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक साइड से पॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन होगी, दूसरी साइड से पार्थेनोजेनेसिस होगी। तो इसको हम इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे या हम इसको साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस भी कहेंगे। एग्जांपल है एफिड्स की, बीज की, और टर्की में भी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है। टर्की में भी इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस होती है एफिड्स और बीज के साथ साथ। तो दिस वाज अबाउट द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। तो जो पार्थेनोजेनेसिस का पहला मैकेनिज्म था दैट इज नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है ये दो टाइप्स की है, दैट इज द कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड द इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। अब हम आते हैं जो दूसरा टाइप है पार्थेनोजेनेसिस का, उसमें हम आते हैं। तो दूसरा जो टाइप है पार्थेनोजेनेसिस का उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में हमने कहा था कि इट इज ए नेचुरल मैकेनिज्म, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस नेचुरली हो रही है, उसमें हम इंड्यूस नहीं कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस, ये नेचुरली हो रही है, जैसा कि कोकेशियन रॉक लिजर्ड में या एफिड्स, बीज एटसेट्रा उनमें आपने देख लिया। मगर आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा, जैसे कि हम कोई एग लेंगे ऑफ ओम हम लेते हैं यहाँ पे, चाहे ओम ऑफ एनालिड्स का ले लें या मोलस्कस का ले लें, मोलस्का का, या किसी वर्टेब्रेट जैसे कि रैबिट का ले लें हम, अगर हम इसको देख लें, इसमें नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस नहीं हो रही है। इट रिप्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन। तो इसमें नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस नहीं हो रही है, लेकिन हम इसमें इंड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस। हम टेस्ट ट्यूब में इस एक्सपेरिमेंट को कैरी कर सकते हैं इनसाइड लेबोरेटरी कंडीशंस, और इसमें हम इंड्यूस कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अब हम कैसे कर पाएंगे इस में पार्थेनोजेनेसिस? वी डू पार्थेनोजेनेसिस बाय आइदर फिजिकल मीन्स से हम पार्थेनोजेनेसिस इसमें करेंगे, जैसे कि हम बाय द प्रिक ऑफ नीडल से हम इसको प्रिक करेंगे, इस ओम को हम नीडल से प्रिक करेंगे। तो कई ऐसे ओम हैं जिनको हम नीडल से प्रिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पार्थेनोजेनेसिस की ओर जा रहे हैं, फिर इनको फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और ये डेवलप हो जाते हैं इनटू द ऑफस्प्रिंग्स। तो ऐसे अगर हम फिजिकल मीन्स के जरिए इनको एक्टिवेट कर रहे हैं फॉर पार्थेनोजेनेसिस, वी कॉल दैट टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस बाय फिजिकल मीन्स। तो सिमिलरली यहाँ पे हम टेम्परेचर भी वेरी कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर भी वेरी कर लें, कई ओवा में ऐसा भी होता है कि अगर हम टेम्परेचर वेरी कर लें, वो भी उनमें भी इंड्यूस हो जाती है पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज पार्थेनोजेनेसिस बाय फिजिकल मीन्स। अब पार्थेनोजेनेसिस कभी कभार बाय केमिकल मीन्स भी होती है, बाय केमिकल मीन्स, जैसे कि जिस मीडियम में हमने, ये एक मीडियम है, इस मीडियम में वाटर है और कुछ केमिकल्स हैं, इसी में हमने ओम रखा हुआ है जो कि नेचुरली पार्थेनोजेनेसिस नहीं कर रहा है। हम एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे कि क्या इसमें आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस हम कर सकते हैं। तो इसमें हम इस यहाँ पे जो वाटर है जिसमें ये ओम है, या और कुछ यहाँ पे लिक्विड मैटर है जिसमें ओम है, इसमें हम यूरिया ऐड कर लेते हैं या हम इसमें ईथर ऐड कर लेते हैं। तो कई ओवा में ऐसा भी होता है कि जिस लिक्विड मीडियम में इनसाइड लेबोरेटरी, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब हम उनको रखते हैं, उसी मीडियम में अगर हम यूरिया ऐड कर लें, ईथर ऐड कर लें या कोई केमिकल्स ऐड कर लें, उनमें इंड्यूस हो जाती है पार्थेनोजेनेसिस। दिस इज इंड्यूसिंग पार्थेनोजेनेसिस बाय chemical means. So this is about the artificial parthenogenesis. In the opening of this lecture मैंने कहा था आपको कि पार्थेनोजेनेसिस दो टाइप्स की होती है, दैट इज नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। लेकिन कभी कभार एक और किस्म की भी पार्थेनोजेनेसिस होती है जिसको हम कहते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देख लेंगे कि पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली क्या है, क्या होता है इन पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। अगर लार्वा है और लार्वल स्टेज में ही किसी ऑर्गेनिज्म ने लार्वल स्टेज में ही ओवा प्रोड्यूस किए, ओवा प्रोड्यूस्ड, अगर ऐसा होता है कहीं पे कि द लार्वा प्रोड्यूस ओवा, हालांकि ओवा प्रोड्यूस करने का मतलब जो है, इसका मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटी होनी चाहिए थी इन द एडल्ट, लेकिन अगर एडल्ट के बजाय लार्वल स्टेज में ही ओवा प्रोड्यूस हुए, सो लार्वे प्रोड्यूस ओवा। इफ लार्वे प्रोड्यूस ओवा, यू रिमेंबर हियर, इफ लार्वे प्रोड्यूस ओवा, फिर एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर लेता हूं कि यूजुअली लार्वे डू नॉट प्रोड्यूस ओवा, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडल्ट स्टेज। मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि लार्वे ही प्रोड्यूस करते हैं ओवा, और उसके बाद क्या है, उसके बाद
ये जो ओवा है, दे ओवा डेवलप into offsprings, the ova develop into offsprings parthenogenetically. अगर अब मैकेनिज्म ऐसे है कि लार्वा ने ही ओवा प्रोड्यूस की और वो ओवा जो है वो फिर डेवलप हो गए इनटू द ऑफस्प्रिंग्स विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो डेवलप हो गए इनटू ऑफस्प्रिंग्स पार्थेनोजेनेटिकली, ऐसे पार्थेनोजेनेसिस को हम कहेंगे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। अब इसको हम क्यों कहेंगे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस? ये तो पार्थेनोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया क्यों है ये पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि ओवा डेवलप हो गए इनटू ऑफस्प्रिंग्स विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे पीडोजेनेटिक इसको हम क्यों कहेंगे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस? बेसिकली देयर इज अ टर्म पीडोजेनेसिस। Pedogenesis means reproducing during larval stage। अगर लार्वल स्टेज में ही रिप्रोडक्शन हो जाती है फिर इसको हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। अगर अब पीडोजेनेसिस होती है लेकिन पीडोजेनेसिस के जरिए जो ओवा प्रोड्यूस हो गए उनमें पार्थेनोजेनेसिस हो रही है, तब हम इस मैकेनिज्म को कहेंगे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। ये भी होती है कहीं कभार ये भी आपको नजर आती है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। So after that, these are the types of the parthenogenesis. So the parthenogenesis is broadly of two types, that's natural and artificial, but sometimes pedogenetic parthenogenesis also occurs. अब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं पार्थेनोजेनेसिस से? व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस? कंक्लूजन फ्रॉम पार्थेनोजेनेसिस। कंक्लूजन क्या है हमारा पार्थेनोजेनेसिस से? अब पार्थेनोजेनेसिस से हमारा कंक्लूजन ये है कि एक ओवम है अनफर्टिलाइज्ड, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई है। अब यही अनफर्टिलाइज्ड ओवम अब डेवलप हो जाता है इनटू द ऑफस्प्रिंग विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनटू द ऑफस्प्रिंग। अब इसका मतलब यहां पे ये है कि अगर हम यहां से देख लें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को, ये एक स्पर्म है, ये ओवम है, दिस इज ओवम, दिस इज स्पर्म। अब स्पर्म जो है स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को और यहां पे बन जाता है जाइगोट। जाइगोट लेटर ऑन डेवलप्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। ये मैकेनिज्म है फर्टिलाइजेशन का, दिस इज व्हाट हैपन्स इन फर्टिलाइजेशन, और ये है पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है यहां पे। तो इनको हम कंपेयर करेंगे, रिजल्ट में देखेंगे यहां पे भी ऑफस्प्रिंग बना, यहां पे भी ऑफस्प्रिंग बना। अब फिर कहां पे डिफरेंस है? फिर डिफरेंस ये है कि यहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हालांकि यहां पे फर्टिलाइजेशन हुई। इस वाले मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हुई, इस वाले मैकेनिज्म में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। फिर कैसे ये भी डेवलप हो गया इनटू ऑफस्प्रिंग और ये भी हो गया डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग? इसका मतलब है द ओम कंटेन्स complete information for development. Om contains complete information for development. ओम में पूरी इंफॉर्मेशन है डेवलपमेंट की। फिर स्पर्म क्या करता है? फिर स्पर्म इसको स्टिमुलेट करता है फॉर डेवलपमेंट। स्पर्म इसको स्टिमुलेट करता है फॉर डेवलपमेंट। और यहां पे हम इसको अगर हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे, यहाँ पे हम इसको स्टिमुलस देते हैं चाहे बाय फिजिकल मींस और बाय केमिकल मींस, और ये डेवलप हो जाता है इनटू द ऑफस्प्रिंग। तो नेचुरल फर्टिलाइजेशन में ऐसा कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं इस चीज से, पार्थेनोजेनेसिस को स्टडी करने से हम ये चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि ओम में पूरी इंफॉर्मेशन होती है फॉर डेवलपिंग इनटू द ऑफस्प्रिंग। इट ओनली नीड्स द स्टिमुलस। अब कुछ बात हो जाए अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्थेनोजेनेसिस। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे। दोनों चीजें हैं पार्थेनोजेनेसिस में, कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं पार्थेनोजेनेसिस में, उन पे हम बात करेंगे थोड़ा। तो यहां पे हम जाएंगे एडवांटेज
और यहां पे डिसएडवांटेजेस। किसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्थेनोजेनस। यहां पे एडवांटेजेस, फायदे क्या है पार्थेनोजेनस के, और डिसएडवांटेजेस क्या है। इट इज इजी एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इजी है और क्विक मेथड है किसका, रिप्रोडक्शन का। सो पार्थेनोजेनेसिस इज इजी एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स fertilization, it involves fertilization, hence is a little bit complicated, hence is a little bit complicated। इसमें फर्टिलाइजेशन होगी तब जाके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है एज कंपेयर्ड विद पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस इजी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट्स सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन। ये जो है इसका जो डिसएडवांटेज है, सॉरी यहाँ पे आप डिसएडवांटेज जो है इसका, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे हमने ये नहीं लिखना है, यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात हमने करनी है। एडवांटेज इसका है इजी एंड क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। इससे वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगी, इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन। क्योंकि वेरिएशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस होती है, वेरिएशन इंट्रोड्यूस होती है जब दो गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तब जाके जीन रिशफलिंग हो जाती है। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हुआ तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। इट डजंट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, hence doesn't support evolutionary phenomena। तो इसमें जो है, इसमें कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसमें ये इवोल्यूशनरी फेनोमेना को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। इसमें जब वेरिएशन ही नहीं होगी तो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को ये सपोर्ट नहीं करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को जो बायोलॉजिकल सिस्टम सपोर्ट करता है वो उतना सक्सेसफुल होता है। दैट इज व्हाई पार्थेनोजेनेसिस इज नॉट मैन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। तो ये थी कुछ बातें अबाउट द advantages and disadvantages of the parthenogenesis। अब हम reproductive units of sexual reproduction उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा था asexual reproduction में reproductive units को हम ब्लास्टोस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें sexual reproduction को देखना होगा। reproductive units in sexual reproduction। reproductive units in sexual reproduction ये होते हैं reproductive units जो sexual reproduction में होते हैं, इनको हम कहते हैं gametes। So gametes are the reproductive units in sexual reproduction। अब हम इन gametes को देखेंगे। जो gametes होते हैं, gametes दो तरीके के होते हैं, मेल गैमीट्स जिनको आप कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, और दूसरा जो गैमीट होता है दैट इज फीमेल गैमीट्स, इनको आप कहते हैं ओवा। तो ये भी हैप्लॉइड होते हैं और ये भी हैप्लॉइड होते हैं। हम कर रहे हैं बात अबाउट रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम पार्थेनोजेनेसिस भी है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम जनरल में बात करने जा रहे हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो दो तरीके के गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम मेल पेरेंट, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम फीमेल पेरेंट। ये गैमेट्स यूजुअली होते हैं, इनको हम कहते हैं मैक्रोगैमीट्स इसलिए कि इनका साइज जो होता है वो छोटा होता है एंड दे आर मोटाइल का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, स्विम करके जा सकते हैं ये।
तो इनको हम कहते हैं, सॉरी, माइक्रोगैमेट्स, नॉट माइक्रो, दे आर नोन एज माइक्रोगैमेट्स। माइक्रो का मतलब है छोटे होते हैं साइज में, और मोटाइल होते हैं, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये जो ओवा होते हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोगैमेट्स, बिकॉज दे आर लार्ज साइज्ड, दे आर लार्ज साइज्ड। ये कुछ फूड मटेरियल्स भी स्टोर कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज माइक्रोगैमेट्स, लार्ज साइज के होते हैं। और ये होते हैं इमोटाइल या इमोबाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, स्पर्म भी इनके पास जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर हम यहाँ पे एक ड्रा करेंगे डायग्राम, ये एक स्पर्म है, इसमें ये होता है एक टेल, इस टेल की वजह से ये स्विम कर लेता है, तो दैट इज वाई वी कॉल इट एज मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, या मोबाइल भी कह सकते हैं हम ऑफ इसको, मोबाइल। और छोटा है, इसका साइज छोटा होता है, दैट इज वाई वी कॉल इट